हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो विज़न पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम विविध को देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी हमने ऊपर देख लिया है। तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं यहाँ पर विविध में सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत में नौसेना की परंपराएं। तो ये हाल ही में क्यों रहा है, क्योंकि अभी जो भारतीय नौसेना का जो ध्वज था उसके प्रतीक में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चेंजेस किया गया है। तो उसी को लेकर के ये इसमें सुर्खियों में रहा है। तो देखते हैं, कह रहा है कि आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज प्रतीक का अनावरण किया है। नौसेना ध्वज ऐसा ध्वज है जिसे नौसेना के जहाज़ों और अन्य संरचनाओं पर अपनी राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। तो आपको पता होगा कि हर एक चीज़ का अपना अलग अलग प्रतीक होता है। जैसे स्पोर्ट में आप देखेंगे तो 5 छल्ले हैं, ठीक है, इस तरीके के। इसमें आप देख रहे हैं तो इस तरीके का है। तो हर एक चीज़ का अपना अलग अलग, हर एक क्षेत्र का अपना अलग अलग राष्ट्रीय प्रतीक होता है। तो इसी तरीके से इसके बारे में भी बताया जा रहा है। भारतीय नौसेना के पुराने ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस प्रतीक था, जिसमें ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा होता था। तो तब देख सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है कि जो ओल्ड था, ये ओल्ड फ्लैग था, उसमें ये कह रहा है कि सेंट जॉर्ज क्रॉस था और बाएं साइड में, अपने हाथ के अगर बाएं साइड में आप देखें तो यहाँ पर तो कोने में तिरंगा था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि तिरंगा किधर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नौसेना की ध्वज प्रतीक को बदला जा रहा है। तो आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट दे करके घुमा देगा कि जो भारतीय नौसेना के ध्वज में नए प्रतीक का अनावरण किया गया है, यह पहली बार किया गया है। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि 1950 में भी हुआ है, 2001 में भी हुआ है, 2004 में भी और 2024 में हुआ है। तो देखिए, अब ये आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा कि कब कब चेंज किया गया है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार ये और चेंजेस हो चुके हैं। नौसेना के नए ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर बनी हुई है। ध्वज के ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा बना हुआ है, यानी तिरंगे की जो स्थिति है वो यथा स्थिति ऐसी की ऐसी ही है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल वही है, बस इसमें चेंजेस हुआ है। पहले ये जो क्रॉस का चिन्ह था, अब इसे हटा दिया गया है। तो इसमें कई सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सुनहरे रंग का ये अष्टकोणीय। तो ये जो अष्टकोणीय प्रतीक ये जो लिया गया है, ये उनके मुहर से प्रेरित है। किनके? तो शिवाजी महाराज के। और ये आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो देखते हैं किन किन चीज़ों से लिया गया है। दाईं ओर नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले अष्टकोण में एक लंगर के ऊपर सुनहरे रंग का अशोक चिन्ह बना हुआ है। तो आप ये लंगर देख सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। इस लंगर के ऊपर ये अशोक चिन्ह बना हुआ है। अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का संकेत देता है। यह भारतीय नौसेना की बहुदिशात्मक पहुंच और बहुकार्यात्मक परिचालन क्षमता का प्रतीक है। तो अष्टकोणीय है तो जाहिर सी बात है 8 दिशाओं का ही ये क्या करेगा, संकेत देगा। जिस तरीके से अशोक के स्तंभ में हम देखते हैं कि जो चारों जो सिंह हैं वो 4 दिशाओं का संकेत देते हैं, और ठीक उसी तरीके से जो चारों मठ हैं वो भी 4 दिशाओं का संकेत देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये दिशाओं का संकेत देते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप सोच लें कि दिशा तो 4 ही है, तो यहाँ पर तो दिया है कि 8 दिशाओं का संकेत देते हैं, तो आप गलत करके चले आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सुनहरे रंग में रंगे हुए दोहरे अष्टकोणीय बॉर्डर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो है ना सुनहरे रंग से रंगा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये उनके मुहर से प्रेरित है। अब भारतीय नौसेना का क्रमिक विकास अगर हम देखें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। तो कहा जाता है कि विश्व के पहले ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोथल में लगभग 2300 ईसा पूर्व में किया गया था। तो ये आपसे पूछ लेगा कि पहले ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं, तो लोथल को कहते हैं। ये पहला ज्वारीय बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, और आप सभी को पता है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में इसको देख चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी ये हाल ही में हाईलाइटेड रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या मिला है आपका, दोहरे संविधान का वो मिला है, यहाँ पर साक्ष्य मिला है। वर्तमान में यह स्थान गुजरात के तट पर मंगरोल बंदरगाह के निकट स्थित है। तो यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे कि मंगरोल बंदरगाह है कहाँ पर, तो ये भी कहाँ है, गुजरात में है। इस दौरान
सिंधु घाटी सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध थे, तो आप सभी को पता है क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे पात्र पाए गए हैं, बर्तन, एम्फोरा वगैरह कहते हैं उसको, वो पाया गया है। जो वहाँ पाया गया वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाया गया है, और मुहरे भी हैं, मुहरों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो मेसोपोटामिया तक भी था। अब तो ये तो हो गया आपका नौसेना का क्रमिक विकास की बात कर रहा है, तो ये तो देख लिया आपने सिंधु घाटी सभ्यता का कि लोथल से ये प्रमाण मिलता है। फिर आप आइए अगर मौर्य राजवंश में, तो कह रहा है कि व्यापक समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के कारण इंडोनेशिया और आसपास के अन्य द्वीपों में भारतीयों के जाने का मार्ग खुला था। मेगास्थनीज ने एक विशेष समिति की उपस्थिति का वर्णन किया है। यह समिति नौसैनिक युद्धों के अलग अलग पहलुओं को संभालती थी। तो ये जो 6 समितियां हैं उसमें एक समिति ये भी है, तो इसके बारे में मेगास्थनीज ने बताया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष जहाज़ों के अधीक्षक नामक अधिकारी के अधीन जलमार्ग विभाग का विवरण मिलता है। ध्यातव्य है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक शब्दावली है कि नवाध्यक्ष क्या होता था, तो जहाज़ों के अधीक्षक होते थे नवाध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि हम सातवाहन राजवंश के बारे में देखें, तो सातवाहनों ने बंगाल की खाड़ी से सटे भारत के पूर्वी तट पर नियंत्रण स्थापित किया था और रोमन साम्राज्य के साथ इनके गहरे व्यापारिक संबंध थे। समुद्री मार्ग के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशिया के अलग अलग हिस्सों के साथ भी इनका संपर्क था। सातवाहन भारतीय मूल के प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर जहाज़ों को अंकित करवाया था। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट आपके बन सकते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो यही कि जो सातवाहन थे वो बंगाल के खाड़ी से सटे भारत की पूर्वी तट पर, यहाँ पर कर देगा आपका पश्चिमी तट पर, या ऐसे करके घुमा देगा आपको। ठीक है, बंगाल की खाड़ी नहीं देगा, सीधा इसको काट देगा। बंगाल की खाड़ी अगर देगा तब तो आप पकड़ ही लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर दे देगा कि सातवाहनों ने भारत के पूर्वी तट पर नियंत्रण स्थापित किया, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, पश्चिमी तट पर किया कि पूर्वी तट पर किया, क्योंकि यहीं से आपका घुमाएगा। ठीक है, और इनका ऐसा नहीं है कि केवल यहीं तक इनका जो नियंत्रण था वो स्थापित था, ये बहुत दूर दूर तक भी व्यापार कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ से भी इनका संपर्क था दक्षिण पूर्वी एशिया से भी। ठीक है, और ये पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने अपने जहाज़ों पर अपने सिक्कों पर जहाज़ों को अंकित करवाया था, तो वो किसने करवाया था, तो सातवाहनों ने करवाया था। ठीक है, देवी देवताओं का, राजाओं का नाम, ये सब तो आप देखते हुए आ रहे होंगे, लेकिन पहली बार सिक्कों पर जहाज़ों का अंकन किसने करवाया, तो वो करवाया था सातवाहनों ने। फिर है गुप्त काल। तो फाहियान व वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने गुप्त काल के दौरान विस्तृत विदेशी व्यापार का विवरण दिया है। इस अवधि में भारत के पूर्व और पश्चिम में कई बंदरगाहों का निर्माण किया गया था। इनके माध्यम से यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के साथ बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार को दोबारा शुरू किया गया था। तो ये तो सही बात है कि इन्होंने किया था, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ये तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा लेंगे, क्योंकि ये चीनी यात्री थे, तो जाहिर सी बात है वो आए होंगे, तो जहाज़ के थ्रू ही तो आए होंगे, समुद्री व्यापार वगैरह के बारे में तो बताएंगे ही अच्छे से। दक्षिणी राजवंश के बारे में देखें तो चोर, चेल और पांडे शासकों ने सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, थाईलैंड तथा चीन के स्थानीय शासकों के साथ समुद्री व्यापारिक संबंध मजबूत किए थे। तो चोर, चेर, पांड्य आप सभी को पता है, ये तो करेंगे, हर एक शासक करेगा। हर एक शासन काल में आप देख सकते हैं कि ये व्यापार होता ही होता था। ठीक है, वे अपना नौचालन अरब सागर में मिलने वाली विभिन्न नदियों के माध्यम से करते थे। यूनान और रोम के साथ चेर साम्राज्य के व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे थे। पांड्य शासकों का भारत की दक्षिणी तटरेखा पर किए जाने वाले मोती के उत्पादन पर भी नियंत्रण था। तो ध्यान देंगे कि पांड्य शासकों का मोती के उत्पादन पर भी नियंत्रण था। मराठों का नौसैनिक कौशल क्यों विशेष था? छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युग के शासकों में ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने एक मजबूत नौसेना के महत्व को पहचाना था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में एक आधुनिक नौसैनिक बल की नींव रखी थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए कोंकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक बल की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले किस शासक ने एक मजबूत नौसेना का
मराठों में नौसेना के महत्व को पहचाना था तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए कोंकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक बल की स्थापना की गई थी, ना कि मालाबार तट पर। तो आपको यहाँ पर दे देगा मालाबार तट, कोंकण तट, इस तरीके से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोंकण है ये, मालाबार नहीं है। मराठों ने 40 से अधिक वर्षों तक पुर्तगालियों और अंग्रेज दोनों पर नियंत्रण रखा था। तो आप देख सकते हैं पुर्तगालियों ने समुद्र पर मराठों का अधिकार स्वीकार कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मराठों को वार्षिक रूप से भुगतान भी करना पड़ता था। यानी एक टाइम पे इतने शक्तिशाली थे कि आप देख सकते हैं कि पुर्तगालियों और अंग्रेज दोनों पर ही नियंत्रण रखते थे। तो यदि ये स्टेटमेंट अगर दे दे तो कहीं आप ये ना सोच लें कि भला ये पुर्तगाली और अंग्रेजों पर कैसे नियंत्रण रख पाएंगे, वो भी 40 साल से अधिक तक। तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पर की जो नौसैनिक बल था वो काफ़ी मजबूत था और इसके महत्व को छत्रपति शिवाजी ने पहचाना था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। शिवाजी ने पश्चिमी कोंकण तट को सिंधी नौसेना बेड़े के हमलों से भी बचाया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कोंकण तट को सिंधी नौसेना बेड़े के हमलों से किसने बचाया था? तो वो बचाए थे शिवाजी। मराठा इतिहास की अगर हम प्रमुख नौसैनिक घटनाएं देखें तो 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उत्तरी कन्नड़ तट पर एक समुद्री नौसैनिक अभियान चलाया था। उन्होंने कारवार, विश्वेश्वर, मिराज, अंकोला आदि सहित बार्सलर में भी लूट की थी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसने पहली बार एक मजबूत नौसेना के महत्व को पहचाना, कोंकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक बल की स्थापना किसने की, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। बाकी इसको देख लेते हैं। चोल राजवंश। चोल राजवंश में बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार होता था, साथ ही आवास, भंडार गृहों एवं कार्यशाला वाले नए पत्तनों की भी स्थापना हुई थी। जहाज़ों की मरम्मत के लिए पत्तन घाट और प्रकाश गृह बनाए गए थे। चोलों का नौसैनिक वर्चस्व राजेंद्र चोल के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो यहाँ से अब आपको ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। अब तो जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ से व्यापार होगा वहाँ पर आवास भी होंगे, भंडार गृह भी होंगे, क्योंकि सामान को उतारना चढ़ाना वैसा तो है नहीं, बरसात आ जाए या कुछ और हो जाए, खराब होने वाला सामान रहे, तो भंडार गृहों का तो निर्माण करना ही करना पड़ेगा। साथ जब इसका करेंगे तो रख रखाव के लिए वहाँ पर आवास भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। आप तो कॉमन सेंस लगा करके भी इतना आंसर आप निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नौसैनिक वर्चस्व किसके शासनकाल पर सबसे ज़्यादा था, यानी अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो वो था राजेंद्र चोल के शासनकाल में। और राजेंद्र चोल के बारे में हम लोगों ने ऊपर जितने भी ये हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और काफ़ी सारे एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये चीज़ें भी आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। मुगल, मराठा और मैसूर तथा यूरोपीय लोगों का आगमन। तो मुगल साम्राज्य काफ़ी हद तक भूमि आधारित साम्राज्य था। तो ये ध्यान देंगे कि काफ़ी हद तक ये भूमि आधारित था, ना कि समुद्र आधारित, ठीक है। वे समुद्री संसाधनों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंद महासागर के व्यापार पर अरब लोगों का एकाधिकार स्थापित हो गया। यानी ये केवल ना भूमि का विस्तार करना चाहते थे, समुद्र पर इन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि नौसेना वगैरह को हम वहाँ पर तैनात करके अपने नौसैनिक बल को मजबूत करके उस पर भी अधिकार करें। तो ये इस पर ध्यान नहीं देते थे और यही वजह था कि अरब वालों को मौका मिल गया, उन्होंने इस पर अपना एकाधिकार जमा लिया। भारत की प्रसिद्ध समृद्ध भूमि के बारे में सुनकर यूरोपीय विशेषकर पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारतीय तटों पर पहुंचकर अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया। तो आप सभी को पता है सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। किस तट पर आए थे? कालीकट के तट पर आए थे और जमुरीन वहाँ का शासक था, उन्हें इसका स्वागत भी किया था। अधिकांश भारतीय राज्यों ने उनके आगमन का विरोध किया। उनका सबसे कड़ा विरोध टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर तथा छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों द्वारा किया गया। तो दो ही बंदे थे जिन्होंने इनका विरोध किया था कि आप हमारे भारत में नहीं आ सकते हैं, हमारे संसाधनों को ऐसे आप नहीं ले जा सकते हैं। तो दो ही लोग थे, वो एक थे टीपू सुल्तान और दूसरे थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि केवल दो लोगों ने ही इनके आगमन का विरोध किया था। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर की नौसैनिक शक्ति। अब देखते हैं कि टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये जो नौसैनिक शक्ति थी ये कैसी थी। तो उसने कई युद्धपोत और परिवहन जहाज निर्मित किए थे। उसने एडमिरल्टी का एक बोर्ड गठित किया और एक विश्व स्तरीय समुद्री नौसेना की योजना बना जिसमें कई युद्धपोत तथा बड़े फ्रिगेट शामिल थे। जमालाबाद,
वाजिदाबाद और मजीदाबाद में डॉकयार्ड थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी नौसेना में 10,000 सिपाही थे और फ्रांसीसी उनके सलाहकार थे। तो ये फ्रांसीसी तो उनके सलाहकार थे क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद से उन्होंने कई सारे काम किए थे, तो जाहिर सी बात है कि नौसेना में भी इनका हेल्प इन्होंने लिया होगा। अब देखते हैं मराठा नौसेना की बात। तो संगठन, तो नौसेना को 2 सूबों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सूबे के 5 घुराब और 15 गल्लीवत होते थे। प्रत्येक विभाग 2 सेनानायकों नामतः दरिया सारंग और माय नायक भंडारी के अधीन होता था। तो ये जो दरिया सारंग है और माय नायक भंडारी है, ये किससे संबंधित होते थे? ये सेना नायक होते थे। तो ध्यान रखेंगे, ये सेना नायक होते थे, यानी नौसेना विभाग से संबंधित होते थे। जहाज की स्थिति अगर हम देखें तो मराठा जहाज 2 प्रकार के थे। युद्ध करने वाले जहाज थे और एक व्यापारिक जहाज था। युद्ध करने वाले जहाज़ों में घुराब और गल्लीवत शामिल थे। व्यापारिक जहाज़ों में मछुआ, सीबर, तरंडी और पगार शामिल थे। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि एक तो पूछ लेगा आपसे कि घुराब और गल्लीवत का संबंध किससे है। तो ये युद्ध करने वाले जहाज़ों में रहते थे, यानी युद्ध करने वाले जहाज़ों से इनका संबंध है। फिर मछुआ यानी मछुआरे, सीबर, तरंडी और पगार, ये क्या थे? तो ये व्यापारिक जहाज़ों से संबंधित होते थे। तो ये जो 2 शब्दावली है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख करके याद कर लेंगे। क्षमता की अगर हम बात करें तो मराठा नौसेना एक मजबूत नौसेना के रूप में विकसित हुई थी। इसमें 500 से अधिक जहाज थे। संगमेश्वरी उनके युद्धपोतों में एक विशेष पोत था। तो संगमेश्वरी क्या था? ये कोई स्थान नहीं था, ये कर देगा कि मराठा साम्राज्य में एक प्रसिद्ध स्थल था या एक मंदिर था। तो ध्यान देंगे यह एक क्या था? युद्धपोत था। ठीक है, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यह उथले जल में भी युद्ध कर सकता था। नौसेना अवसंरचना की बात करें तो कई तटीय किलों का निर्माण किया गया था, जैसे कोंकण तट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, अन्य। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, विशेषकर से आपको ये शब्दावली ध्यान रखनी है। और ये संगमेश्वरी का संबंध किससे था? तो ये एक युद्धपोत था, ना कि कोई स्थल, कोई मंदिर। अब भारत के राजकीय प्रतीक के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो भारत का राजचिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रतीक को भारतीय गणराज्य की मुहर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं। राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली भाषा में की थी। तो ध्यान देंगे, जब सबसे पहले राष्ट्रीय गान का जनगण मन का रचना किया गया था तो वो बंगाली भाषा में था। आज हमको हिंदी, इंग्लिश हर चीज़ में दिखता है। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो ध्यान देंगे कि हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया था भारत के राष्ट्रगान के रूप में? तो वो अपनाया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी की अगर हम बात करें तो ये इसका नाम है, जो साइंटिफिक नेम है वो है पायोक्रेस्टेशस। और राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? भारतीय बाघ है, जिसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पुष्प आप सभी को पता है कमल है, जिसका साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसिफेरा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये सब तो आपको नॉर्मल पता ही है, लेकिन इनका जो साइंटिफिक नेम है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी को पता है बरगद है, और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालिसेस। भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन को अगर हम देखें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। नए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को अब खुले में या किसी नागरिक के घर पर दिन रात फहराया जा सकता है। पहले ये नियम नहीं था, ठीक है, लेकिन अब ये बिल्कुल खुली स्वतंत्रता है कि आप अपने घर पर खुले में और दिन रात फहरा सकते हैं। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी। तो आप ये संशोधन ध्यान में रखेंगे। भारतीय ध्वज संहिता को दिसंबर 2021 में भी संशोधित किया गया था। इसमें हाथ से काटे गए व हाथ से बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क, पॉलिस्टर या खादी के कपड़े से बने ध्वज के उपयोग की अनुमति दी गई थी। तो ध्यान देंगे किस किस की अनुमति दी गई थी? एक तो आपका ऊनी हो या सूती हो या सिल्क हो या पॉलिस्टर या खादी हो।
तो इससे जो ध्वज बना रहेगा उसी की केवल अनुमति है, बाकी अदर कपड़े से अगर बना हो तो उसकी अनुमति नहीं थी। नया संशोधन का उद्देश्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को गति प्रदान करना था। हर घर तिरंगा अभियान को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भी शुरू किया गया था। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये जो सरकार ने सभी को बोला है कि आप अपने घर पर तिरंगा फहरा सकते हैं, तो ये किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने शुरू किया था, राज्य सरकार वहाँ पर दिया हुआ था। तो ये चीज़ें कभी कभी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी बार का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री का ही क्वेश्चन है ये। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए अपने घर पर तिरंगा फहराने हेतु प्रोत्साहित करना था। डाक विभाग को हर घर तिरंगा अभियान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करके देश भर में अपनी पहुंच और कार्यबल का उपयोग करने का कार्य सौंपा गया था। तो डाक विभाग आपको पता है कि केंद्र सरकार के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसलिए इस कार्य को डाक विभाग को ही सौंपा गया था कि आप एक काम करो कि सभी लोगों में जाकर के जागरूकता फैलाओ। इस झंडे को फहराने के लिए, अपने राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान बढ़ाने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए आप जाकर के हर एक नागरिक को बताइए कि इसका क्या महत्व है। भारतीय ध्वज संहिता, अगर 2002 की हम बात करें तो भारतीय ध्वज संहिता भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन, फहराने के संदर्भ में कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं तथा निर्देशों का एक समूह है। इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को शामिल करता है। राष्ट्रीय ध्वज का आकार माप ये पूछ लेता है आपसे, तो आकार आप सभी को पता है कैसा, आयताकार है। यह किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो है वो कितना है? 3:2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 है, ये है आपका 3:2, ये है आपका 2, ठीक है। घर पर राष्ट्रीय ध्वज सार्वजनिक या निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। तो पहले नहीं था, अभी ऐसा हो गया है, ठीक है। तो आप ये जो संशोधन हुआ है, बस इस संशोधन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है, बस। अगला हमारा राज्य के प्रतीक है। तो भारत के राज्य के प्रतीक के बारे में देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने राज्य के प्रतीक का अनावरण किया है। इसे नवनिर्मित संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। राज्य के प्रतीक के पीछे का इतिहास अगर हम देखें तो मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे उस स्थान को चिन्हित करने के लिए निर्मित करवाया गया था जहां बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा। तो वो दिया गया था सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है। इस उपदेश में उन्होंने 4 महान सत्यों की व्याख्या की थी। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। राज्य के प्रतीक सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ का चित्रात्मक रूपांकन है। यह मूल रूप से सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित है। इसके नीचे लिखा गया वाक्य जो है वो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हैं, आगे देखेंगे हम इसके बारे में। प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के 5 छात्रों ने इस प्रतीक को बनाया है। इसमें जगदीश मित्तल, कृपाण सिंह शेखावत, गौरी भांजा और दीनानाथ भार्गव शामिल हैं। संविधान सभा ने सारनाथ के सिंह स्तंभ को ही राज्य के प्रतीक के रूप में क्यों अपनाया? तो देखिए, ये सब याद हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें विवाद क्या है वो आपको ध्यान होना चाहिए, तो उसको आगे हम देखेंगे। तो इसका राज्य के प्रतीक के रूप में क्यों अपनाया गया? तो यह महसूस किया गया था कि यह स्तंभ स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह प्रतीक एक द्विआयामी मूर्तिकला को दर्शाता है। इसमें निर्मित चिन्हों के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते उत्कीर्ण किया गया है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो राज्य के प्रतीक का डिज़ाइन, तो जो पशु आकृति है, गर्जना करते हुए 4 राजसी सिंह का 4 मुख्य दिशाओं की ओर उनके मुख शक्ति, साहस, गर्व व आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। यह सिंह समग्र रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और न्याय पर जोर देने के प्रतीक है।
तो अभी ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो अशोक का स्तंभ था उसमें उसमें जो मूल जो स्तंभ था उसके स्वरूप में परिवर्तन कर करके इसको बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो सिंह थे उनका मुंह ज़्यादा खुला हुआ नहीं था। जबकि ये जो नया वाला बनाया गया है तो गर्जना को इस तरीके से दिखाया गया है कि बहुत ही खूंखार टाइप का दिख रहा है। तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहा है कि अशोक का जो मूल प्रतीक चिन्ह था उसमें परिवर्तन किया गया है। चक्रों के बीच में 4 पशुओं को चारों दिशाओं में संरक्षण के रूप में माना जाता है। ये पशु शीर्ष फलक में चक्रों को घुमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनमें जो ये है ना, ये जो चिन्ह बने हुए हैं, ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से और जानवरों का चिन्ह इनमें अंकित है। तो हाथी राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी माता के गर्भ में आने को दर्शाता है, यानी हाथी का चिन्ह है। वृषभ का भी चिन्ह है। तो हाथी का क्या है, तो जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने माता के गर्भ में आने वाले थे तब उन्होंने इसका वो किया था, तो वो हाथी का सपना देखी थी, तो इसलिए उनके गर्भ में आने को यह दर्शाता है। वृषभ क्या दर्शाता है, उनके युवावस्था को। अश्व क्या दर्शाता है, ज्ञान की तलाश में वो जब जीवन को त्यागते हुए घर छोड़े थे, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक किसके रूप में दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है घोड़े के रूप में। सिंह का किसके रूप में दिखाया गया है, तो सिंह पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध के रूप में उनके परिवर्तन का चित्रण करता है। तो ज्ञान प्राप्ति को सिंह के रूप में दिखाया गया है। धर्म चक्र या अशोक चक्र कानून का पहिया है, जो धर्म यानी सद्गुण को दर्शाता है, यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है। चक्र की 24 तीलियां एक दिन में 24 घंटे की संख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं और समय बीतने को दर्शाती हैं। तीलियां जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देती हैं और इस प्रकार व्यक्ति मन मस्तिष्क की स्थिरता से बच सकता है। यानी आप इन तीलियों के माध्यम से भी कह सकते हैं कि ये तीली जो है ये 24 घंटे के बारे में आपको याद दिलाती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप देख कर कह सकते हैं कि भाई टाइम कितने तेज़ी से निकल रहा है, और इसको जब बार बार देखेंगे तो आपको समय ही याद आएगा, कह रहे ये तो समय का अनुभव करवाती हैं, तो समय हमारा निकल ही रहा है, तो अब ज़्यादा समय है नहीं, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है। अब भारतीय मुद्रा शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो हाल ही में सिक्कों और बैंक नोटों पर देवी देवताओं के चित्र छापने की चर्चा ने भारत की मुद्रा शास्त्र के इतिहास में लोगों की रुचि को फिर से बढ़ा दिया है। करेंसी नोटों पर बने डिज़ाइन कौन बदलता है, तो भारत में करेंसी नोट को डिज़ाइन करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। करेंसी के डिज़ाइन में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार की स्वीकृति को अनिवार्य किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेट्स नहीं है, ओनली कौन है, एक तो आरबीआई है और दूसरा केंद्र सरकार। करेंसी नोट बदलने की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो करेंसी नोटों के डिज़ाइन का दायित्व आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग पर है। यह विभाग आरबीआई को करेंसी नोटों का डिज़ाइन भेजता है। इसके बाद आरबीआई अनुशंसा के लिए इसे केंद्र सरकार के पास भेजता है। यानी सबसे पहले मुद्रा प्रबंधन विभाग क्या करेगा, करेंसी नोटों का डिज़ाइन बनाएगा और वो आरबीआई को भेजेगा। फिर आरबीआई देखेगा, इसको फिर केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्र सरकार अगर इसको स्वीकृति देती है तो ही जा करके ये मुद्रा प्रचलन में आएगा। तो करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार प्रदान करती है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कर देगा कि जो नोटों की स्वीकृति है, नोटों के डिज़ाइन की जो अंतिम स्वीकृति है वो आरबीआई देता है। तो आपको लगेगा कि हाँ बैंकों का बैंक तो है ही, तो आरबीआई ही देगा, तो ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार देती है, उसके बाद इसको स्वीकृत किया जाता है। भारत में यदि हम मुद्रा शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत को देखें तो मुद्रा शास्त्र उन सिक्कों, सांकेतिक मुद्राओं और अन्य सिक्कों जैसे वस्तु विनिमय साधनों का अध्ययन एवं संग्रह है जिनका लोगों ने संपूर्ण इतिहास में मुद्राओं के रूप में उपयोग किया है। यह है पदावली मुद्रा और भुगतान की उन अन्य विधियों के अध्ययन को भी संदर्भित करता है जिनका इस्तेमाल लोग वस्तुओं, सेवाओं को भुगतान तथा ऋणों की अदायगी के लिए करते हैं। तो छोड़ दीजिएगा, ये सब कुछ नहीं है। भारतीय मुद्रा शास्त्र का इतिहास 1790 में कुछ रोमन सिक्कों की खोज के साथ प्रारंभ हुआ। तो ये भी छोड़ दीजिए, ये भी सब छोड़ सकते हैं आप, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सिक्का निर्माण अधिनियम के अनुसार सिक्के बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की डिज़ाइनिंग और ढलाई भी भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ये हमने देख ही लिया।
आरबीआई अधिनियम के अनुसार केवल रिजर्व बैंक की सहायता से इस सिक्कों को चलन में रखा जाता है। तो यहाँ पर केवल शब्द आया है, तो ये सोच करके गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो केवल रिजर्व बैंक की सहायता से इस सिक्कों के चलन को कंटिन्यू रखा जा सकता है। अब ये इतिहास को समझने में मुद्रा शास्त्र किस तरीके से महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एनसीईआरटी में देख लिया है, पहले ही चैप्टर में देखा है 6 एनसीईआरटी के, ठीक है। तो क्या क्या बताता है, ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत बताता है, ऐतिहासिक संपर्कों घटनाओं की पहचान बताता है, कालानुक्रमिक पुष्टि के लिए प्रमुख स्रोत है, साम्राज्यों की सीमा और प्रभाव का निर्धारण का बताता है, साम्राज्य की वित्तीय स्थिति बताता है, व्यापार का पैटर्न बताता है, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है। भारत का अगर मुद्रा संबंधी इतिहास देखें तो आहत पंचमासिक छठी सातवीं शताब्दी से पूर्व में पहली बार ईस्वी की मध्य ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान देंगे। पंचमार आहत जो ये मुद्रा होती थी वो कब की है, तो 6वीं-7वीं शताब्दी की है। आहत सिक्कों को सबसे पहले ढाले गए सिक्के के रूप में जाना जाता है। इन सिक्कों को उनके निर्माण तकनीकी का कार्य नाम, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है ना कि पहले सिक्कों को ढालते हैं, फिर उसको ठप्पे को चिन्हित करते हैं, यानी ठप्पे मारते हैं, उसको ठप्पा मार मार के वो करते हैं। तो आहत इसीलिए इसको कहा गया है आहत सिक्का। इन्हें मोटे तौर पर 2 अवधियों में बांटा गया है। पहली अवधि जनपदों या छोटे स्थानीय राज्यों का काल और दूसरी अवधि मौर्य साम्राज्य का काल। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखिएगा कि आहत सिक्का कब प्रचलन में आया था। राजवंश से संबंधित सिक्के देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी के बारे में अगर देखें तो हिंद यूनानी वे प्रथम शासक थे जिन्होंने राजाओं के नाम व चित्र वाले पहले सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर राजाओं के नाम और राजाओं का चित्र वाला सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था, तो हिंद यूनानी शासकों ने। और जहाज़ों का सिक्कों पर अंकन किसने करवाया था, तो सातवाहनों ने। भी हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं। इन शासकों ने 2वीं शताब्दी ईस्वी में ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर शासन किया। हिंदू कुश के उत्तर में प्रचलित सिक्के, यानी कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, तो स्वर्ण था, रजत था, ताम्र था, निकेल के बने सिक्के होते थे। एटिक भार मानक का अनुसरण किया जाता था इन सिक्कों को बनाने के लिए। सिक्कों के अग्रभार पर राजाओं के चित्र तथा पृष्ठ भाग पर सामान्यतः यूनानी देवी देवताओं ज्यूस, अपोलो, एथेना के चित्र होते थे। सिक्कों पर राजा का नाम व उपाधि भी अंकित होती थी। तो सिक्के के अग्रभाग पर राजाओं के नाम, यानी आगे सिक्कों के अग्रभाग पर क्या होता, राजाओं का नाम होता था, और पृष्ठ भाग पर सातवाहन सामान्यतः यूनानी देवताओं का नाम होता था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। जिसे आप देख सकते हैं ये अग्रभाग है तो राजा का चित्र बना हुआ है इस पर, और ये पश्च भाग है तो इस पर यूनानी देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। हिंदुकुश के दक्षिण में अगर प्रचलित सिक्कों की अगर हम बात करें तो रजत व ताम्र के बने होते थे तथा प्रायः आकार में वर्गाकार होते थे। ध्यान देंगे वर्गाकार था यह सिक्का। सिक्कों पर द्विभाषी यानी यूनानी और खरोष्टी अभिलेख होते थे। ब्राह्मी लिपि का दुर्लभ ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर दे देगा आपका कि सिक्कों पर खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था। नहीं, ब्राह्मी लिपि का उपयोग दुर्लभ ही होता था। ज़्यादातर जो सिक्के होते थे वो यूनानी और खरोष्टी लिपि में ही अभिलेखित होते थे। सिक्कों के आगमन पर राजाओं के चित्र, सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं के चित्र होते थे तथा पृष्ठ भाग पर यूनानी प्रेरकों की बजाय भारतीय धार्मिक रूपांकनों को उत्कीर्ण किया जाता था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये दक्षिण में जो था सिक्का जो प्रचलित था दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर जो पृष्ठ भाग होता था वहाँ पर भारतीय धार्मिक चिन्ह उत्कीर्ण होते थे। ये ध्यान में रखेंगे आप। कुषाणों से संबंध अगर सिक्कों को देखें तो उन्होंने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। किसने, तो कुषाणों ने। आमतौर पर सिक्कों पर ग्रीक, मेसोपोटामियाई, जोरास्ट्रियन और भारतीय पौराणिक कथाओं के लिए चित्रांकनों को दर्शाया गया है। शिव, बुद्ध और कार्तिकेय जैसे भारतीय देवताओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। तो ये सिक्कों के बारे में इतिहास आप देख लेंगे, ठीक है। सातवाहन, तो इन्होंने तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, सीसा, पोटीन, ये सब अलग अलग प्रकार के सिक्के ढाले थे। सिक्कों पर प्रतीकों, रूपांकनों, चित्रों, प्रसिद्ध नायकों को दर्शाया गया। हाथियों, शेरों, बैलों, घोड़ों जैसे जीवों को अक्सर प्रकृति के रूपांकनों के साथ दर्शाया जाता था। तो ध्यान देंगे ये जो यहाँ पर है ना, ये पूछ लेगा आपसे कि सीसा और पोटीन का संबंध किससे है, तो ये सिक्का है। और पूछ लेगा कि किस शासक ने इसको जारी किया था, तो वो किया था सातवाहनों ने। पश्चिमी क्षत्रप के सिक्कों के अगर हम देखें, ये देख सकते हैं सिक्कों के, ये दिया है हर एक शासनकाल का, हर एक शासक के शासनकाल का।
सिक्कों पर सामान्यतः ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में मुद्रालेख लिखे होते थे। तो किसके? तो पश्चिमी क्षत्रप जो थे। सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग किया जाता था। पश्चिमी क्षत्रप के सिक्के सबसे पुराने सिक्के हैं जिस पर तिथियां अंकित हैं। तो ध्यान देंगे, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के सिक्कों पर तिथियां अंकित हैं? तो वो था क्षत्रप। अन्य सिक्के मौर्योत्तर और पूर्व गुप्त युग के मध्य का अगर हम देखें तो पंजाब में अलग अलग कबीलाई गणराज्यों और सिंधु गंगा के मैदानों शासन करने वाले राजवंशी सिक्के जारी किए। यौधेय गणराज्य के सिक्के कुषाणों को सिक्के के डिजाइन और रूपांकन से प्रभावित थे, जबकि वजन में इंडो बैक्टीरियन शासक के सिक्कों के समान थे। तो ध्यान देंगे, जो यौधेय गणराज्य का सिक्का था, डिजाइन तो लिया था कहाँ से? कुषाणों के सिक्कों से, लेकिन वजन जो बनाता था वो कहाँ किसके सिक्कों के बराबर था? वो था इंडो बैक्टीरियन के। गुप्तकालीन सिक्के अगर हम देखें तो कुषाणों की परंपरा का पालन करते हुए अग्र भाग पर राजा और पृष्ठ भाग पर देवता का चित्र होता था। ये देवता भारतीय हैं और ब्राह्मी लिपि में मुद्रालेख लिखे गए हैं। सिक्के अक्सर राजवंशीय उत्तराधिकार के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां जैसे विवाह, गठबंधन, घोड़े की बलि आदि का प्रमाण भी देते हैं। तो कौन से सिक्के हैं वो? तो वो गुप्तकालीन सिक्के हैं। गुप्तोत्तरकालीन अगर सिक्के देखें तो हिंद यूनानियों, कुषाणों और गुप्तों के अत्यधिक कालक्रम सोने एवं चांदी के सिक्कों के स्थान पर चांदी, तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के ढाले जाने लगे थे। राजपूत वंशों में प्रचलित सिक्कों पर एक तरफ बैठा हुआ सांड तथा दूसरी तरफ घुड़सवार अंकित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये ध्यान रख लेंगे आप थोड़ा सा। दक्षिण भारतीय सिक्कों पर राजवंशी प्रतीक अंकित किया जाता था, जैसे वराह, वृषभ, व्याघ्र, मत्स्य, धनुष, बाण, शेर आदि। देवगिरी के यादव शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के के अग्रभाग पर 8 पंखुड़ी वाले कमल के साथ पद्म मंटक का अंकन किया जाता था, पृष्ठभाग रिक्त रखा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि आपको लगेगा कि रिक्त क्यों रखेंगे, तो यहाँ पर रिक्त होता था और अग्रभाग पर कमल के साथ पद्म मंटक का अंकन मिलता है। मध्यकालीन विजयनगर काल के सिक्कों पर सजावटी विशेषताएं दुर्लभ और देवता लगभग अनुपस्थित हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। अब मध्यकालीन भारत के सिक्के के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर सब सिक्के ही सिक्के दिया है, ठीक है, और ये सिक्के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिक्कों से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। खिलजी शासकों ने आडंबरपूर्ण उपाधियों वाले सिक्के बहुतायता में जारी किए हैं। तो ध्यान देंगे, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस शासकों के द्वारा आडंबर युक्त उपाधियों वाले सिक्के जारी किए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर अल सानी की उपाधि वाले सिक्के जारी किए। तो सिकंदर सानी कहीं कहीं देता है, यहाँ पर सिकंदर अल सानी है। तो इसकी उपाधि किसने ली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। ये भी क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अगर हम देखें तो दिनार नामक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सांकेतिक मुद्रा भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था, तो ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। और इसके बाद सोने के सिक्कों में कमी आने लगी थी। लोदियों के समय के अधिकांश सिक्के तांबे और बिलन यानी चांदी या सोने और तांबे के मिश्र धातु के बनाए, यानी ये जो बिलन होता था, अब यहाँ पर बिलन वो नहीं कि क्रिमिनल, यहाँ पर बिलन देख रहे हैं आप। बिलन क्या है? बिलन का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है, ये आपसे पूछ सकता है। जैसे इस बार फड़म का पूछा है कि फड़म का संबंध किससे है, तो फड़म भी सिक्का ही था। इस तरीके से ये बिलम भी पूछ लेगा। तो बिलम चांदी, सोने और तांबे यानी तीनों के मिश्रण से बना हुआ ये होता था। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अगर हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य के सिक्के अधिकतर सोने और तांबे के बने होते थे। सोने के अधिकांश सिक्कों के अग्रभाग पर एक पवित्र चित्र और पृष्ठ भाग पर राजकीय लेख अंकित होते थे। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण सोने के सिक्के में भगवान तिरुपति का चित्र, तो जाहिर सी बात है जब विजयनगर का सिक्का है तो तिरुपति का ही होगा, अर्थात भगवान वेंकटेश्वर या तो अकेले या अपनी 2 पत्नियों के साथ दर्शाए गए हैं। तो ये भी आपसे स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है। मुगलकालीन सिक्कों को अगर हम देखें तो मुगलकालीन सिक्के काफ़ी हद तक अफगान शासक शेर शाह सूरी की रचना थी। इसने दिल्ली पर कुछ समय के लिए शासन किया। शेर शाह ने चांदी का सिक्का जारी किया था, इसे रुपया कहा गया, जो आधुनिक रुपये का अग्रदूत है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रहा था। चांदी के रुपये के नाम साथ मोहर नामक सोने के सिक्के और दाम नामक तांबे के सिक्के भी जारी किए गए। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि मोहर क्या था, तो मोहर भी एक सिक्का था। मुगलकालीन सिक्कों में मौलिकता और अभिनव कौशल दिखाई देता है।
तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान रख लेंगे ये कि एक तो मोहर क्या है, दाम पूछ लिया ऑलरेडी, तो दाम अगर आप प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको पक्का याद होना ही होना चाहिए। तो इतना अगर सिक्कों के बारे में आपने पढ़ लिया, और भी सिक्के हैं बहुत सारे जिनको मैं एक वीडियो में ला करके आपको यहाँ पर बता दूंगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। हालांकि अभी जितना यहाँ पर दिया गया उसी को देखिए, क्योंकि जो करंट में हाईलाइटेड रहता है ना वहीं से पूछता है क्वेश्चन। ब्रिटिश भारतीय सिक्के अगर हम देखें तो सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्के को एंग्लिना, तांबे के सिक्के को कप्पुरून और टीन के सिक्कों को टीनी कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर इतना सारा दे दिया है कि आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कैरोलिना का संबंध किससे है। तो ये ब्रिटिश भारतीय सिक्के हैं जो सोने के बने होते थे। फिर आपसे पूछला एलेंगिना क्या है, एंग्लिना, तो एंग्लिना भी आपका सिक्का है, लेकिन किसका है, तो चांदी का है। तांबे का कप्पुरून क्या है, तो ये तांबे का सिक्का है। तो ये आपसे पूछ सकता है टीन के सिक्के को टीनी कहते थे, बोला टीनी का संबंध किससे है, तो ये भी सिक्कों से ही है और टीन का सिक्का है। तो यहाँ से कई सारे शब्दावली हैं, तो ये और आपका ये और ये चारों पांचों याद कर लेंगे आप। 1835 के क्वाइनेज एक्ट के लागू होने के बाद एक समान सिक्के जारी किए जाने लगे थे। 1835 में नए डिज़ाइन के सिक्के जारी किए गए थे। इनके अग्रभाग पर प्रिंस विलियम IV का चित्र तथा पृष्ठभाग पर अंग्रेजी और फारसी में सिक्कों का मूल्य अंकित होता था। तो किसका मूल्य अंकित होता किसका नहीं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि सिक्के थे किसके किसके। ठीक है, भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 से टकसालों की स्थापना जारी किए जाने वाले सिक्के और उनके मानकों को शासित किए जाने लगा था। तो जो जारी किए गए सिक्के वे और उनके मानकों को किसके द्वारा शासित किया जाता था ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश भारतीय काल में, तो भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्ट आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आपका ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं पाणिनि कोड। पाणिनि कोड क्या है? एक भारतीय स्कॉलर ने पाणिनि के 2500 साल पुराने पाणिनि कोड को क्रैक किया है। दूसरे शब्दों में भारतीय स्कॉलर ने 2500 साल पुरानी अष्टाध्यायी में व्याकरण की समस्या को हल किया है। तो ये जो अष्टाध्यायी है किसकी रचना है, तो ये पाणिनि की रचना है, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, कई बार पूछा भी है स्टडी विशेषों में। पाणिनि कोड के बारे में अगर हम देखें तो समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में पाणिनि ने एक मेटा रूल सिखाया है। यानी जब दो शक्ति आपस में टकराए और वो भी समान हो, तो उसके रूल के बारे में उन्होंने बताया कि एक मेटा रूल को आप अपना सकते हैं। परंपरागत रूप से विद्वानों ने मेटा रूल के अर्थ की एक रूप में व्याख्या की है कि दो नियमों में यदि संघर्ष की स्थिति होती है तो व्याकरण के क्रम में बाद में आने वाले नियम का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से अक्सर गलत परिणाम देती है। तो सही बात है, आप कह रहे हो कि ठीक है, दो समान शक्ति वाले अगर संघर्ष कर रहे हैं तो बाद वाला जो आ रहा है, यानी एक है तो दूसरा, तो बाद वाला दूसरे तो आ रहा है, तो इसको नियम का उपयोग करें। यानी ये जो कह रहा है, जो नियम बना रहा है, इसी को आप सही मानो, जो कि सही नहीं है, जिसको लेकर के विवाद है। तो जो विवाद था उसको लेकर के तर्क दिया गया। तो नए शोध में कहा गया कि इस तरह के संघर्षों में पाणिनि चाहते थे कि किसी के बाएं और दाएं पक्ष पर लगने वाले नियमों में हमें दाईं ओर लगने वाले नियम को चुनना चाहिए। तो यानी एक तरीके से इसमें कह रहे थे कि एक तो ये बायां है, दायां है, तो दाएं हाथ से हम किसी भी चीज़ को अगर देते हैं, किसी भी चीज़ को लेते हैं तो शुभ मानते हैं। तो इसी क्रम में ये सोचते थे कि चलो संघर्ष हो रहा था, ये तो आपका एक संघर्ष इधर, एक टीम इधर, एक टीम इधर है, दोनों समान है, संघर्ष हो रहा है, तो ये तो पड़ रहा है आपका बाएं हाथ पर, ये पड़ रहा है आपका दाएं हाथ पर, इसी को सही मानो। ठीक है, उनका कहना ये था। एक तर्क तो ये है। शोध का महत्व का था, यह शोध संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, साथ ही कंप्यूटर द्वारा भी संस्कृत व्याकरण को पढ़ाया जा सकेगा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि अक्सर गलत है तो कह देगा उसमें कि ये जो पाणिनि क्या है, ये पाणिनि जो कोड है उसमें ये कहा गया है कि दो नियमों में संघर्ष की स्थिति में व्याकरण के क्रम में बाद में आने वाले नियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह देगा कि पहले आने वाले नियम का उपयोग किया जाता है, और व्याकरण की दृष्टि से यह नियम क्या है, अक्सर सही प्रमाण देता है, जो कि यहाँ पर दिया है कि ये गलत प्रमाण देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए।
पाणिनि संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान और शब्द संरचना का एक व्यापक तथा वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। तो ये सब छोड़िए। उन्हें एक सूचनाविद के रूप में जाना जाता है। हाँ, ये ठीक है, उन्हें एक सूचनाविद के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सूचनाओं को डिकोड करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया था। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ को अष्टाध्यायी के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। संस्कृत भाषा के पीछे विज्ञान को समझने के लिए इस ग्रंथ में 4000 सूत्र हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, एक तो पाणिनि किसकी रचना है, पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी। और इसकी रचना कब हुई थी, तो ये हुई थी 6वीं या 5वीं शताब्दी में। बस यह एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर करता है जो किसी शब्द के आधार, प्रत्यय को व्याकरण, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए आप इसको, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अब इसको देखते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभी समय। तो भारत को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए अभी समय 2003 की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो इस समिति के बारे में अगर हम देखें तो इस समिति में 24 सदस्य होते हैं। किसमें, जिस समिति में भारत को शामिल किया गया है, जिसके लिए चुना गया है। इस सदस्यों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन पद्धति के अनुसार चुना जाए, यानी एक साल ये है तो उसके अगले क्रम में वो होगा रोटेशन पे, पद्धति पे। भारत वर्ष 2022-26 अवधि के लिए चुना गया है। तो भारत का जो ये समय है कितने कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो 22 से 26। और भारत का ये कुल मिलाकर तीसरी बार चयन किया गया है, यानी तीसरी बार भारत इसके लिए चयनित हुआ है। इससे पहले भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया था। समिति के मुख्य कार्य जो है वो निम्नलिखित हैं। उद्देश्यों को बढ़ाना है, सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना है, इसके लिए सिफारिश करना है। यह समिति अमूर्त विरासत की सूची में किसी नई विरासत को शामिल करने के अनुरोधों की भी जांच करती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने का भी कार्य सौंपा गया है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभी समय 2023-3 के बारे में अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य परंपराओं और जीवंत अभिव्यक्ति के साथ साथ अमूर्त विरासत की सुरक्षा भी करना है। इसके 4 लक्ष्य हैं, कौन कौन सा, तो सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए सम्मान सुनिश्चित करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करना। तो जब भी ऐसी चीज़ें आए ना कि इसके बारे में ये सत्य है, तो जो भी आपको पॉजिटिव लगे कि हाँ रक्षा कर रहा है, सम्मान की बात कर रहा है, जागरूकता बढ़ाने की बात कर रहा है, सहयोग की बात कर रहा है, तो उसमें हमेशा डी आंसर ही लगा करके आना चाहिए, ठीक है। वर्ष 2003 के अभी समय के बाद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची को 5 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, ये भी छोड़िए, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, सॉरी। अमूर्त विरासत में 14 भारतीय विरासत शामिल हैं। ध्यान देंगे भारत के कितने विरासत जो हैं शामिल है इसमें सांस्कृतिक विरासत में, तो 14 हैं। इसमें दुर्गा पूजा भी है, कुंभ मेला भी है और योग भी है। तो ध्यान देंगे इसमें बाद में ही जोड़ा गया है। तो दुर्गा पूजा भी अब क्या है, यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। कुंभ मेला तो था ही आपका, और ये योग है, ये भी आपका था। तो ये तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब है आपका स्वदेश दर्शन योजना। तो पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया स्वरूप प्रदान किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 एक समग्र मिशन के रूप में भारत में संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करेगा। यहाँ पर कुछ छूट गया ऊपर, रुक जाइए, अच्छा ये छूटा है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में अगर हम देखें तो इसका अर्थ है अभ्यास, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल तथा इनसे जुड़े उपकरण, वस्तु, कलाकृतियाँ और उनसे जुड़े सांस्कृतिक क्षेत्र जिन्हें समुदाय, समूह एवं व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानता है। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होने वाली संजीदा परंपराओं को संरक्षित करना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभी समय 2-3 के इतने छोड़िए, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि भारत इसका हस्ताक्षर करता है।
तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कि स्वदेश दर्शन 2.0 जो योजना है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इसमें केवल केंद्र सरकार की ही भागीदारी है, स्टेट की नहीं है। अगर ये केंद्र प्रायोजित योजना होता तब इसमें स्टेट भी होता। उद्देश्य क्या है? तो देश में संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्यों का विकास करना। तो स्वदेश दर्शन ही है कि जाकर के दर्शन करो, स्वदेश दर्शन। लाभार्थी अलग अलग सर्किट की अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसमें कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? तो राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होंगे। उद्देश्य हमने देख ही लिया कि संधारणीय तथा जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना, यानी ऐसा नहीं है कि आप घुमाने ले जा रहे हैं तो वहाँ पर पॉलिथीन वगैरह सब फेंक दो जो समुद्र में चला जाए, बीच में चला जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर संधारणीय तरीके से और जिम्मेदार तरीके से इस स्थलों का विकास किया जाएगा। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना, ठीक है, लोगों को इसी के थ्रू रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजित करना, कौशल बढ़ाना, तो ये उद्देश्य जो है इसमें भी आप हमेशा डी ही लगा करके आइए, क्योंकि अच्छी बातें कर रहा है। एक तो रोजगार सृजन की बात कर रहा है, निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की बात कर रहा है, कौशल बढ़ाने की बात कर रहा है, संरक्षण की बात कर रहा है। तो जहाँ भी आपको पॉजिटिव दिखे कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, लेकिन हाँ मिलता जुलता, ऐसा नहीं कि आप स्वदेश दर्शन है तो यहाँ पर कह रहा है कि पर्यटन का है तो वहाँ पर कुछ और दे दे, तो आप कहते हैं हाँ ट्रेंड व्रेंड चल रही है तो उससे घूमना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर स्वदेश दर्शन की विशेषताएं देखें, जिसे 2015 में शुरू किया गया था, इस योजना के तहत अब तक 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके सिद्धांत को अगर देखें तो प्रमुख पर्यटन थीम्स के लिए बेंचमार्क और मानक विकसित करना, संधारणीय जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना, गंतव्य पर्यटन केंद्र दृष्टिकोण को विकसित करना, नीतिगत संस्थागत सुधार करना। देख रहे सब पॉजिटिव वे में ही है, तो ये आप इसे डी लगा करके यहाँ भी आ सकते हैं अगर आ जाता है तो। थीम्स क्या था इसका? तो संस्कृति और विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिक पर्यटन, ये ध्यान में रखेंगे इसके थीम। प्रमुख थीम क्या था? कल्याण पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन, क्रूज महासागर और अंतर्देशीय। इसे छोड़िए। राज्य परिप्रेक्ष्य की योजना अगर हम देखें तो उसी राज्य द्वारा तैयार की जाएगी जो अलग अलग गंतव्यों की पर्यटन क्षमता का विश्लेषण कर रहा है। संभावित पर्यटन स्थल तय करने के लिए प्रमुख कारण कौन कौन से? तो वही है, सेम ऊपर वाला ही चीज़ इसमें भी दिया गया है, वही आपको भी करना है इसमें भी। हालांकि इससे आएगा नहीं, बस उतना ध्यान रखिएगा कि कौन सी योजना है, केंद्र प्रायोजित है या आपका केंद्र क्षेत्र की योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, बाकी ये सब नहीं पूछेगा इतना, बस एक बार ऐसे इसको गो थ्रू हो लीजिएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक संकेतक, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। सरकार ने देश भर के 9 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही भारत के जीआई टैग उत्पादों की कुल संख्या 432 हो गई है। तो 432 हो गई या कितनी हो गई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हाल ही में किनको दिया गया है जीआई टैग, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर हम सुर्खियों में देखें जीआई टैग, हालांकि इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी, बट अभी भी यहाँ पर आप देख लीजिए। एक तो लद्दाख का है रक्त से कार्पो एप्रीकॉट यानी खुबानी, यहाँ पर आप देख सकते हैं खुबानी। जम्मू कश्मीर का तो फेमस ही है पश्मीना। बिहार का मखाना आपको पता ही है, तो ये तो 2 तो आपको याद है ही। महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज और पुरंदर अंजीर, तो सफ़ेद प्याज सभी को पता है महाराष्ट्र का होगा, लेकिन ये पुरंदर अंजीर थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। असम का गमूसा गमछा, इसको पढ़ के लग रहा है ना कि ये पश्चिम बंगाल का होगा, लेकिन ये असम का है गमूसा। तेलंगाना का तंदूर अरहर है। अरीपट्टी, अटुकुम्बू, अवरा फली, अट्टापड़ी, लाल चना। अच्छा ये इसका है, केरल का ही है। तो केरल का अगर हम देख रहे हैं केरल में बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि केरल सबसे ऊपर है जीआई टैग में। ओनाटुकारा एलू, ये तिल है। कुंडुगल्लूर, पोड्डवेल्लरी, ये स्नैप मेलन है। कंतल्लूर, वट्टावड़ा, बेलुथुल्ली, ये लहसुन है। अट्टापड़ी, अटुकुम्बू, अवरा, ये फली है और यानी बीन्स है ये। और अट्टापड़ी तुअरा यानी ये चना दाल है, तुअर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से पूछ सकता है आपका, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सब तो याद है, आपको यहीं से घुमाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो इसी को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बाकी ये सब तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये लद्दाख का रक्त से कार्पो, ये खुबानी है,
हालांकि रक्त से कार्पो, एप्रिक्राट ये सब नहीं देगा, बस दे देगा कि खुबानी हाल ही में जीआई टैग संकेतक दिया गया कहाँ का है, तो ये लद्दाख का है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका केवल एक युग में सही, केवल 2 युग में सही वाला क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखते हैं जीआई टैग के बारे में। तो यह एक प्रकार का ऐसा संकेतक है जो किसी उत्पाद की पहचान उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उनके राज्यों प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू में परिभाषित है ये, तो ध्यान देंगे ये जीआई टैग का है जो ये परिभाषित है। एक भौगोलिक संकेतक 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत होता है, यानी अब इसको दे दिया गया है, ये जो महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज है या पुरंदर अंजीर है, अब ये 10 साल के लिए रहेगा कि हाँ इसको जीआई टैग दिया गया था। पंजीकरण अवधि को समय समय पर एक बार से आगे 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार इसको दे दिया गया तो दोबारा आप इसको पंजीकृत नहीं करवा सकते हैं, दोबारा भी इसको आप पंजीकृत करवा सकते हैं। महत्व क्या है, इसके धारक को किसी तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है, यानी बिचौलिए का हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। एक संरक्षित भौगोलिक संकेतक धारक को किसी अन्य व्यक्ति को उसी तकनीकी का उपयोग करके उत्पाद बनाने में रोकने में, यानी आपका यहाँ पर क्या होगा, पेटेंट सुरक्षित रहेगा। ठीक है, भारत में संबंधित कानून अगर हम देखें जीआई टैग को, तो माल का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, माल के भौगोलिक संकेतक विनियम, तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि भौगोलिक जीआई टैग क्या होता है, क्यों दिया जाता है। तंत्र की अगर हम बात करें तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार, ये सब छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान रखें किसको मिला है, कहाँ का है और इसका मतलब जीआई टैग का मतलब होता क्या है। अब ये देखिए इसके बारे में दे दिया है, इनकी विशेषता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो गमोशा या गमूशा या गमछा ये कहाँ का है, असम का है। तो ये सफ़ेद रंग का हाथ से बना हुआ वस्त्र का एक आयताकार टुकड़ा है। इस वस्त्र के किनारे लाल रंग के होते हैं, तो ध्यान देंगे हाथ से बना हुआ है ये। ठीक है, यह एक पारंपरिक वस्त्र है जिसका असम के लोगों के लिए काफ़ी महत्व है। गमोशा को बिहुआन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह असम में बिहू त्यौहार का एक अनिवार्य हिस्सा है, यानी जब बिहू त्यौहार मनाया जाता है तो उसमें हर कोई इसको पहनता है, कह सकते हैं एक तरीके से, तो इसको बिहुआन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान देंगे अगर आपसे पूछ ले कि बिहुआन का संबंध किससे है, तो ये असम का एक जीआई टैग प्राप्त गमछा है। अलीबाग की सफ़ेद प्याज को देखें तो यह महाराष्ट्र का है। यह सफ़ेद प्याज की एक पारंपरिक किस्म है। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग तहसील में उगाई जाती है। अलीबाग तालुका की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है, तो यहाँ पर क्या करेगा कि यहाँ पर कह देगा कि सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ की भू जलवायु परिस्थितियाँ इसे अन्य सफ़ेद प्याज उत्पादक क्षेत्रों से विशिष्ट बनाती हैं। इस प्याज में आमतौर पर बाजार में मिलने वाले मानक प्याज की तरह तेज गंध नहीं होता। इसका स्वाद मीठा होता है जो अन्य प्याज से अलग है। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें गंध नहीं होती क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा कम पाई जाती है, और प्याज में जो गंध होता है वो सल्फर की वजह से होना है। सल्फोनिक एसिड कहते हैं उसको, सल्फोनिक एसिड कहते हैं, तो ये भी ध्यान देंगे। तो जब मिट्टी में ही ज़्यादा सल्फर नहीं है तो इसमें भला गंध कैसे आएगी तेज। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, इसकी विशेषताओं तक पहुँच सकते हैं। स्वाद में ये मीठा है जो कि इसको अन्य प्याज से अलग करता है। तंदूर अरहर ये कहाँ का है, तेलंगाना का है। तो तंदूर तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना। तो यह तेलंगाना के वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 22 से 24% होती है, जो अनाज के लगभग 3 गुना अधिक है। तो एक तरीके से ये दाल है तो जाहिर सी बात है प्रोटीन की मात्रा होगी ही। शोधकर्ताओं के अनुसार विशेष रूप से तंदूर क्षेत्र में मृत्तिका खनिजों से युक्त उपजाऊ गहरी काली मृदा और चूना पत्थर के विशाल भंडार को तंदूर अरहर की विशिष्ट गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो देख लेंगे किसका एक बार, ये किस में उगता है, ये तो उपजाऊ गहरी काली मिट्टी में ये उगता है। ठीक है, लद्दाख रक्त से कार्बो एप्रिक्राट यानी खुबानी। तो खुबानी कुल रक्त से कार्बो फल विटामिन और सोर्बिटोल से समृद्ध तथा निम्न कैलोरी वाला होता है। तो निम्न कैलोरी वाला होता है, कैलोरी वाला है, यहाँ पर कर देगा कि उच्च कैलोरी का है। सोर्बिटोल ग्लूकोज का एक प्राकृतिक विकल्प है जिसका सेवन मधुमेह रोगियों द्वारा किया जा सकता है।
इन खुबानियों को किसी भी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किए बिना जैविक तरीके से उगाया जा सकता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का रसायन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे प्राकृतिक रूप से भी आप उगा सकते हैं। अगर फल के बीजों में इसके बीजों की बात करें तो सफ़ेद रंग की बीज गुठली होती है इसमें। हालांकि दुनिया भर में खुबानी फलों में भूरे रंग की बीज गुठली होती है। अच्छा, तो अदर फल को अगर आप देखेंगे इसमें भूरे रंग की जो बीज गुठली होगी, और इसमें अगर देखेंगे जो लद्दाख का है तो इसमें सफ़ेद रंग की बीज या गुठली पाई जाती है। अट्टापड़ी तुआरा यानी लाल चना, ये केरल का है। तो अट्टापड़ी तुआरा केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापड़ी जनजातीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पारंपरिक फसल है। यह एक काष्ठीय झाड़ी है जिसे आमतौर पर वार्षिक फसल के रूप में उगाया जाता है। अट्टापड़ी तुआरा के बीज सफ़ेद आवरण वाले होते हैं, तो इसमें भी बीजों का जो आवरण है वो सफ़ेद होता है। अन्य लाल चनों की तुलना में अट्टापड़ी तुआरा के बीज आकार में बड़े और वजनदार होते हैं। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। तो इसका बीज देख रहे हैं, ये जैसा लग रहा है कि सोयाबीन का बीज है। तो सोयाबीन में भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर ये सब पाया जाता है। ओनाटुकारा एलू, ये भी केरल का है। यह एक प्राचीन और पारंपरिक वार्षिक तिलहन है ये क्या, तो एलू ध्यान रखेंगे, तिलहन है। इसमें अपेक्षाकृत उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये असंतृप्त वसा से भी युक्त है। इस प्रकार यह हृदय रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। कुंटुगुल्लूर पुट्टुविल्लरी, ये क्या है, तो स्नैप है, स्नैप मेलन है। इसकी खेती पूरी तरह से परिपक्व फल के लिए की जाती है, जिसका उपयोग जूस बनाने के लिए किया जाता है। कुछ राज्यों में इसका उपयोग सब्जी के रूप में भी करते हैं। देखने में तो लौकी जैसा दिख रहा है ये। इसमें उच्च मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसका मतलब कि स्कर्वी रोग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको स्कर्वी रोग है, जैसे स्कर्वी में क्या होता है, मुंह से थोड़ी सी स्मेल आती है और मसूड़ों से जो है ब्लड निकलता है, मसूड़ों में सूजन रहता है, तो इसके लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। अन्य कुकुरबिड्स की तुलना में कुंडुगल्लूर पुट्टुविल्लरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा की मात्रा अधिक होती है। तो ध्यान देंगे इसमें भी, यहाँ पर भी किसमें वसा की भी मात्रा अधिक पाई जाती है। अट्टापड़ी अटुकोम्बु अवरा, ये विंस की तरह दिख रहा है, जिसकी खेती पलक्कड़ जिले के अट्टापड़ी क्षेत्र में की जाती है। अन्य डोलिकोस, अच्छा विंस ही है। विंस की तुलना में इसमें उच्च एंथोसाइनिन सामग्री पाई जाती है, जो इसके तने और फलों को बैंगनी रंग प्रदान करती है। तो एंथोसाइनिन क्या है, तो ये बैंगनी रंग प्रदान करता है फलों को। और इसका गुण क्या क्या है, तो एंथोसाइनिन में मधुमेह निवारक गुण पाए जाते हैं, हृदय रोगों से बचाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की भी उच्च मात्रा होती है। अट्टापड़ी अट्टुकोम्बु अवरा की उच्च फेनोलिक सामग्री कीट और रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें फसल जैविक खेती के लिए उपयुक्त हो जा सकता। इस छोड़िए ये सब, बस ध्यान रखिएगा कि क्या है इसका थोड़ा सा विशेषता। ये जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब है कंतल्लूर वट्टावड़ा, ये क्या है, वेलुथुल्ली, ये क्या है, ये लहसुन है। इसकी खेती इडुक्की में ही की जाती है। इसमें उच्च मात्रा में सल्फाइड, फ्लेवोनाइड और प्रोटीन मौजूद है। इसका मतलब कि ये इसमें तीक्ष्ण गंध होगी। यह एलिसीन से भरपूर है, जो सूक्ष्म जीवों में होने वाले संक्रमण, ब्लड शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोगों और रक्त वाहिकाओं की क्षति आदि के खिलाफ प्रभावी है। अगर अन्य जीआई टैग को अगर हम देखें तो बनारसी पश्मीना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी में बनारसी पश्मीना लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो वाराणसी में। यह पहली बार है जब पश्मीना उत्पादों का उत्पादन लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। चांगथानी या पश्मीना बकरियों को अत्यधिक महीन कश्मीरी ऊन के लिए पाला जाता है। इसे एक बार बुने जाने के बाद पश्मीना के नाम से जाना जाता है। तो पश्मीना जो है ये बकरियों के जो महीन ऊन होते हैं, महीन जो बाल होते हैं उससे बनता है। तो ध्यान देंगे, चांगथांगी बकरी होती है और पश्मीना। चांगथांगी या पश्मीना बकरी लद्दाख में बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के स्थानिक विशेष बकरी प्रजाति है। इसका चांगपा नामक घुमंतु समुदाय द्वारा पालन किया जाता है। तो किसके द्वारा पालन किया जाता है इसका, तो चांगपा समुदाय के द्वारा, जो कि घुमंतु समुदाय है।
कश्मीर पश्मीना को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है। मिथिला मखाना आप सभी को पता है, फेमस है, बिहार में है ये। इसमें क्या प्रोटीन फाइबर से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और यह एक जलीय किस्म का पौधा है। प्रसिद्ध रूप से मैथिली ब्राह्मण द्वारा कोजगरा पूजा के दौरान इसका सेवन किया जाता है। इसकी खेती बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के कुछ हिस्सों में की जाती है। पुरंदर अंजीर के बारे में अगर हम देखें तो पुणे जिले के पुरंदर तालुका से पहली बार ताजे अंजीर का निर्यात किया गया। पुरंदर की शुष्क दोमट मृदा अंजीर की खेती के लिए आदर्श है। तो शुष्क दोमट जो मृदा होती है, मृदा वो इसकी खेती के लिए आदर्श होती है। पुरंदर में पर्याप्त धूप तथा हवा को मृदा में मध्यम नमी के साथ शुष्क या अर्धशुष्क स्थितियाँ होती हैं जो इसे अंजीर की खेती के लिए आदर्श बनाती हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी विशेषता क्या है, मीठा है, कम अम्लीय है, उच्च कुल घुलनशील शुगर वाला होता है ये। हालांकि अंजीर की कम सेल्फ लाइफ इसकी निर्यात क्षमता को बाधित करती है, यानी इसका बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका निर्यात भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। काला नमक चावल को अगर हम देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने काला चावल की 2 बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो बौनी किस्मों को किया है ये पूसा नरेंद्र काला नमक और 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो देख सकते हैं कि पूसा नरेंद्र 1638 और पूसा नरेंद्र 1652 ये क्या है, तो चावल की एक किस्म है काला नमक चावल की। ये किस्में लॉजिंग की समस्या का समाधान करती हैं। लॉजिंग खेत में अत्यधिक जल भराव और तेज हवा के कारण तने के टूटने से फसल का झुक जाना या गिर जाना है। तो ये क्या करती हैं, इसका समाधान करती हैं। एक तो ये छोटा पौधा इनका होता है तो ज़्यादा अगर हवा भी चले तो गिरता नहीं है ये, नहीं तो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं ना काला नमक के, तो जहाँ पर बरसात ज़्यादा जैसे कि उत्तर प्रदेश बिहार में, तो इसमें क्या होता है कि फसल डूब जाती है। तो ये रहता तो लंबा है, तो पानी जब भर जाता है और जब हवा चलती है तो क्या होता है, ये झुक जाता है और झुक करके जो इसके बाल होते हैं, जहाँ पर ये धान जहाँ पर लगता है जिस पोर्शन पर, वो पोर्शन पानी में डूब जाता है जिससे कि चावल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबाई की वजह से भी कभी कभी झुक जाता है। तो यदि पानी भराव भी थोड़ा सा होता है और हवा भी चलती है तो झुकेगा नहीं, जिससे कि फसल आपका सेफ रहेगा। काला नमक चावल के बारे में अगर हम देखें तो इसे बुद्ध चावल के रूप में भी जाना जाता है। काला नमक एक सुगंधित, एक असामान्य काले भूसी के साथ बेहतरीन और छोटे दाने वाले चावलों में से एक है। तो काला नमक को अगर आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ काला नमक चावल बना, इतनी खुशबू आती है इसमें। यह आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है। चावल की यह किस्म अल्जाइमर को रोकने में भी मदद करती है। वर्ष 2013 में इसे भौगोलिक संकेतक के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। निकोबारी हुंदी को देखते हैं। निकोबारी हुंदी, तो अंडमान और निकोबार ने पहली बार अपने किसी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। यह आवेदन निकोबारी होदी शिल्प के लिए किया गया है। तो देखते हैं निकोबारी होदी है क्या। तो ये जनजातिक पारंपरिक शिल्प है। यह छोटी हल्की नौका है। यह निकोबार द्वीप समूह में सामान्य रूप से प्रचलित है। होदी को या तो स्थानीय रूप से उपलब्ध वृक्षों या आसपास के द्वीप में लाए गए वृक्षों की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका डिज़ाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप से थोड़ा सा अलग होता है। इसका उपयोग लोगों और सामानों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप ले जाने तक के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अभी इसको मिला नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया है, आवेदन किया है कि इसको भी जीआई टैग में शामिल किया जाए। निहोंसु, ये एक जापानी दूतावास एक मादक पेय निहोंसु के लिए जीआई टैग प्राप्त करने हेतु आवेदन, यानी ये क्या है, एक मादक पेय पदार्थ है निहोंसु जो कि जापान का है, तो इसके लिए भी जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। यह चावल के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। भारत ने वस्तु के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 को लागू किया है। यह अधिनियम अभी समय से जुड़े देशों के नागरिक, तो ये सब छोड़ दीजिए, बस ध्यान देंगे कि जो चीज़ें हैं जो जिसको मिली है वो ध्यान देंगे। लेकिन निहोंसु और निकोबारी होदी को भी याद रखेंगे क्योंकि इसमें भी कह देगा इनको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इनको जीआई टैग का दर्जा नहीं मिला है तो एलिमिनेट करके भी यदि स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है या केवल एक युग में सही, केवल 2 युग में सही में भी अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो वहाँ ध्यान रखेंगे कि जो निकोबारी होदी है और निहोंसु है
इनको जीआई टैग अभी नहीं मिला है, हालांकि इसके लिए आवेदन किया गया है। अब बाली यात्रा देखते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने बाली यात्रा का उल्लेख किया है। यह भारत के सबसे बड़े मुक्ताकाश मेलों में से एक है। बाली यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। इसे प्राचीन कलिंग और बाली तथा दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों के बीच समुद्री एवं सांस्कृतिक संपर्कों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा, सिलोन के साथ भी प्राचीन कलिंग के संबंध रहे हैं। यह यात्रा उत्सव महानदी नदी के तट पर मनाया। तो ध्यान देंगे कि ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, महानदी नदी के तट पर। इसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा से होती है। यह उत्सव बाली के मकसपन के तुक्कड़ त्यौहार के समान है। तो देखिए 4 फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से कि ये हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है, और किस नदी तट पर मनाया जाता है, तो महानदी की नदी तट पर मनाया जाता है। और शुरुआत इसकी कब होती है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और ये किस त्यौहार के समान है, तो मकसपन त्यौहार के ये समान है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपके यहाँ के इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन घुमा करके बनेगा। अगर कलिंग साम्राज्य के समुद्री गतिविधियों के बारे में हम देखें तो कालिदास के रघुवंश काव्य में कलिंग के राजा सागर के स्वामी महोदधिपति के रूप में उल्लेख किया गया है। यानी जो समुद्र के राजा होते थे, जो सागर के स्वामी होते थे, उन्हें महोदधिपति कहते थे। ये ध्यान रखेंगे कि महोदधिपति का संबंध किससे है, तो ये है सागर के स्वामी से। रघुवंशम किसकी रचना है, तो आप सभी को पता है कालिदास की रचना है। भौगोलिक अवस्थिति के कारण 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में कई बंदरगाहों का विकास हुआ था। और कहा जाता है कि जो अशोक था, कलिंग पर विजय पाने का लक्ष्य जो था वो यही था कि वहाँ के जो बंदरगाह थे वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो एक कारण ये भी था उसके कलिंग पर आक्रमण करने में। कुछ प्रसिद्ध अगर बंदरगाह को हम देखें तो ताम्रलिप्ति, जो कि पूछ चुका है आपका प्रीवियस ईयर में, माणिकपट्टना, चेलिटालो, पल्लूर, पिथुंडा, दंतपुरा और कलिंगनगर आदि। तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मणिकपट्टना, चेलिटालो, पल्लूर, पिथुंडा, दंतपुरा क्या है, तो ये क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। कलिंगों ने बोईता नामक बड़ी नावों का निर्माण किया है। तो बोईता क्या है, तो एक नाव है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा पूर्वी अफ्रीकी तथा कुछ अरब देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान व्यापार में गिरावट आ गई थी। तो ये ध्यान नहीं रखना है आपको, ये चारों फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। और रघुवंश किसकी रचना है, तो कालिदास की है। सागर के स्वामी को क्या कहते हैं, और ये बंदरगाहों के नाम, और ये बोईता क्या है, तो ये नाव। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। न्यू ईयर मैप ऑफ इंडिया, भारत का नववर्ष मानचित्र को अगर हम देखें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नववर्ष उत्सव मनाए गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उत्सवों से भी पूछ लेता है आपका। तो वैशाखी कहाँ का है, तो उत्तर भारतीय राज्य मुख्य रूप से पंजाब का है। बेस्तु वरस कहाँ का है, गुजरात का है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र गोवा का है। उगाड़ी कहाँ का है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। विशु केरल का है। पुत्तंडु कहाँ का है, तमिलनाडु का है। विशु संक्रांति कहाँ का है, उड़ीसा का है। पहला बैसाखी बंगाल का है, जबकि बैसाखी कहाँ का है, पंजाब का है। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सजिबू चेइरोबा कहाँ का है, मणिपुर का है। बोहाग बिहू असम का है। लोसुंग कहाँ, सिक्किम का है। लोसांग करके पूछा भी है, प्रीवियस ईयर में 22 में ही पूछा है, तो ध्यान रखेंगे जगहों को। नवरे कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। तो ये जो पर्व है, नववर्ष उत्सव है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये पीसीएस के हिसाब से यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार को अगर हम देखें तो लोसार उत्सव कहाँ का है, लद्दाख का है। तो देखिए लोसर कहाँ का है, लोसर है ये। लोसर कहाँ का है, लद्दाख का है। और अभी हमने कहाँ पर देखा, लोसुंग कहाँ का है, तो सिक्किम में है। तो देखिए नाम एक सा लग रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लोसुंग अगर आए तो सिक्किम, लोसुंग सिक्किम, लेकिन लोसर आए तो लोसर कहाँ का है, लद्दाख का है। नुआखाई आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का है।
अम्बुबाची भी आपको पता है असम का है, और अभी हमने देखा ऊपर बिहू भी कहाँ का है, असम का है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है, विज़न में आपको ये टेस्ट में मिल जाएगा और सर ने भी पढ़ाया है, क्योंकि ये हॉर्नबिल जो पक्षी है इसके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। संगई कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। संगई इसको ध्यान में रखेंगे, एक संगाई हिरण भी है, उसके भी संरक्षण की बात की जा रही है, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे। तो संगई कहाँ का है, मणिपुर का है। तेलंगाना का अगर हम देखें, सम्मक्का, सरलम्मा, बोनालू, बोनाल और बतुकम्मा, ये कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एक एक करके देखते हैं इन फेस्टिवलों के बारे में। तेलंगाना का एक और है आपका जातरा करके है, कौन सा है वो, मेदाराम जातरा करके है, वो भी आपका तेलंगाना का ही है। तो हॉर्नबिल महोत्सव को अगर हम देखें तो यह नागालैंड में आयोजित किए जाने वाला एक महोत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में हालांकि सर ने भी आपको पढ़ाया है। इसे पहली बार 2000 में आयोजित किया गया था। इसे प्रति वर्ष मनाया जाता है, और जो आपका मेदाराम जातरा है वो प्रति 2 वर्ष में मनाते हैं। यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोहों में से एक है। इस त्यौहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उनकी रक्षा करना है। और ये जो हॉर्नबिल है वहाँ के राजकीय पक्षी भी है। इसका नाम हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया। हॉर्नबिल एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है। यह आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में परिचित होता है। ध्यान देंगे ये उष्णकटिबंधीय पक्षी है, ठीक है। समक्का सरलम्मा यात्रा, ये तेलंगाना का अभी हमने देखा। समलक्का सरलम्मा यात्रा को अच्छा वही है, ये मेदाराम यात्रा ही है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। यह एक जनजातीय त्यौहार है। इसका आयोजन तेलंगाना में प्रति 2 वर्ष में, मैंने अभी आपको बताया 2 वर्ष में किया जाता है। यह तत्कालिक काकतीय वंश के शासकों के खिलाफ माँ और बेटी की जोड़ी यानी समक्का और सरलंगा की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। इन दोनों ने गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि कर की वसूली का विरोध किया था, ठीक है। कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान देंगे कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोया एक योद्धा जनजाति है। यह पूर्वी घाट के राज्य जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि में ये निवास करती है। और यह जनजाति पारंपरिक आजीविका के रूप में पशुचारण और झूम खेती में संलग्न है, ठीक है। तो ये भी इनकी विशेषताएं भी ध्यान रखेंगे। अम्बुबाची असम का है, आप सभी को पता है। तो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में 4 दिवसीय अम्बुबाची मेले का शुभारंभ हो गया है। इस मेले का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। तो ध्यान देंगे किसका प्रति वर्ष है, किसका 2 वर्ष में है, किसका कब है, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। यह देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के उत्सव के रूप में भी लोकप्रिय है। कामाख्या मंदिर के बारे में अगर हम देखें तो यह मंदिर गुवाहाटी में नीलांचन पहाड़ियों पर स्थित है। तो किस पहाड़ी पर यह स्थित है, नीलांचन पहाड़ी पे। यह 52 शक्तिपीठों या शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इसे तांत्रिक अनुष्ठानों के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। लोसर कहाँ का है, लद्दाख का है। तो प्रधानमंत्री ने लोसर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक शेड्यूल में तिब्बती नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाते हैं। इसका आयोजन तिब्बत में पूर्व बौद्ध युग से किया जा रहा है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का अनुसरण किया जाता था। उत्सव में देवता और देवी के नाम पर प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा आइबेक्स के सम्मान में नृत्य और गीत तथा कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा शामिल है। तो ये सब इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कौन सी यात्रा शामिल है कौन सी नहीं, बस ये ध्यान रखें आप कि लोसर उत्सव है कहाँ का। नुआखाई जुहार। तो प्रधानमंत्री ने नुआखाई जुहार पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। यह चावल के नए सीजन के स्वागत के लिए एक त्यौहार है। तो जब नया चावल होता है तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं। नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट की भी कहा जाता है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उनके पड़ोसी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी त्यौहार के अगले दिन अगस्त सितंबर माह के चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन ये बनाया जाता है। तो ये भी तो ध्यान में रखेंगे इसको कब मनाया जाता है। संगई मणिपुर का है।
संगई महोत्सव को अगर हम देखें तो एक ये जो नाम है, ये राजकीय पशु संगई के नाम पर रखा गया। यह केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। ब्रो एडल्ट डांसिंग डियर, वही है हिरण है जिसकी मैं बात कर रही थी। ठीक है, संगई हिरण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे तैरते हुए बायोमास पर देखा जाता है, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आपको उसमें इन्वायरमेंट में सर के द्वारा पढ़ाया गया। अभी जो कल परसों लेक्चर लिया गया है उसी में ये पढ़ाया गया है। एडेंजर्ड, इंडेंजर्ड में किस में कौन शामिल है, वनरेबल में कौन शामिल है, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें बताई गई हैं। तो उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यह मणिपुर का सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। तो ये वार्षिक महोत्सव है और प्रतिवर्ष ये नवंबर में मनाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इस महोत्सव के दौरान स्थानीय लोग स्थानीय खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जैसे मणिपुर की मार्शल आर्ट यानी थांगटा और संगोल कांजके यानी पोलो एक स्वदेशी रूप आदि। तो संगोल कांगजेई क्या है, ये एक पोलो है, और मार्शल आर्ट क्या है, थांगटा क्या है, एक मार्शल आर्ट है। नवरोज पारसी, इसके बारे में देखें तो जरथुस्ट्र पंचांग के प्रथम माह अर्थात फरवरीन के पहले दिन को नवरोज के रूप में मनाया जाता है। इसे पटेटी के रूप में भी जाना जाता है। ईरानी पंचांग के अनुसार इसे प्रत्येक वर्ष बसंत ऋतु के विषुव के दिन मनाया जाता है, परंतु शहंशाही पंचांग के अनुसार इसे जुलाई अगस्त में। तो इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो नवरोज है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। काशी तमिल संगमम, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 1 माह तक चलने वाली काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर काशी तमिल संगमम है, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय है ना, तो कर देगा कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान देंगे नहीं, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। यह कार्यक्रम वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान के बंधन तथा प्राचीन सभ्यतागत संबंधों की पुनः खोज करेगा। इसका उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच गहरे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों का उजागर करना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसके आयोजन के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेंगे। तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किस मंत्रालय की पहल है, उसका उद्देश्य क्या है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। वाराणसी और तमिलनाडु दोनों ही शिव मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जैसे तेनकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर है और पराक्रम पांडियन ने द्रविड़ शैली में बनाए। इससे भक्त, तो छोड़िए ये सब, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहाँ मनाया जा रहा है, किसका आयोजन है ये और इसका उद्देश्य क्या है। अब पुरस्कार एवं अवार्ड्स को देख लेते हैं। तो पुरस्कार और अवार्ड्स जो है तो ये मिला है संगीत नाटक अकादमी ललित कला अकादमी पुरस्कार। ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान है। तो इसको एक बार ऐसे नज़र से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको देखते हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार 2022, नॉर्वेजियन नोबेल समिति वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एक व्यक्ति और दो संगठनों को प्रदान करेगी। इस पुरस्कार विजेताओं में कौन कौन है? तो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं एलेस बियालियात्स्की हैं और रूसी मानवाधिकार संगठन के ही हैं मेमोरियल, ठीक है। और यूक्रेन का जो संगठन है मानवाधिकार सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज शामिल है। तो इन तीनों लोगों को ये जो नोबेल का शांति पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इन्हें मानवतावादी मूल्यों, सैन्यवाद विरोधी और कानून के सिद्धांतों के पक्ष में इनके निरंतर प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। नोबेल शांति का जो पुरस्कार है नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई एक समिति प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि किनको मिला है और कौन सी समिति इसको प्रदान करती है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रांसीसी लेखक है एनी एर्नॉक्स, इनको मिला है, ठीक है। उनकी यह रचना स्मृति, परिवार और समाज के अस्पष्ट पक्षों पर प्रकाश डालती है। ये फ्रेंच लेखिका हैं और इन्होंने साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी पर लेख लिखा है। इसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम द्वारा प्रदान किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय और गैर यूरोपीय थे। ध्यान देंगे प्रथम साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला था किनको मिला था और कब मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
नॉनसेंस शरणार्थी UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल को ये पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार सीरियाई संकट के दौरान शरणार्थियों की सुरक्षा हेतु किए गए उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को कौन स्थापित किया, कौन नहीं, ये ध्यान मत रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि किसको मिला है। तो एंजेला मर्केल को मिला है। और क्यों मिला है? तो सीरियाई संकट के दौरान शरणार्थियों की सुरक्षा हेतु उन्होंने अच्छा कार्य किया था, इसलिए मिला है। ठीक है। और किसको दिया जाता है? व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है और संगठनों को, समूहों को भी दिया जा सकता है। यूनेस्को फेलिक्स होफोएट ब्रोगी शांति पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो वही है, एंजेला मर्केल ही हैं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, ये किसे मिला है? तो यह पुरस्कार कैमरून के फ्रांका माई सुलेम योंग को प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यह व्यक्ति या संस्थानों को कला, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और संचार के माध्यम से उनके असाधारण योगदान के लिए हर 2 साल में दिया जाता है। बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्रथम को दिया जाएगा। और प्रथम क्या है? तो ये गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। तो ध्यान देंगे, इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है यह प्रथम को दिया जाए, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है और यह शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। तो प्रथम को यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्योंकि इसने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया था। और ये जो पुरस्कार है ये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से 3 चीज़ ध्यान में रखेंगे। गांधी मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दलाई लामा को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन ने स्थापित किया है। ठीक है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये समाज कल्याण, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई है। 150वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। थॉमस कप अगर हम देखें तो थॉमस ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना पहला थॉमस कप जीता है। तो थॉमस कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हरा करके? तो इंडोनेशिया को। बाकी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसे मिला है? तो मैक्स वेरस्टेपन को मिला है। ये पीसेस वाले ध्यान में रखेंगे, हमेशा पूछता है ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। ठीक है। एलन थॉम्सन हेला को क्रमशः लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड, तो ये दोनों लोगों को मिला है। इन दोनों लोगों का नाम आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आप ये छोड़ सकते हैं। सुर्खियों में जनजातियाँ, ये मैंने आपको बढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। शॉर्ट रिवीजन जो पॉइंट्स का चल रहा है उसमें, तो इसको आप एक बार वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर देख लेते थोड़ा सा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश 2022 को मंजूरी दी है। इस विधेयक ने 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया है। तो वो जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नई जनजातियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति है, तमिलनाडु की नारी कोरावन है, कुरुविकरण जनजाति है और छत्तीसगढ़ का बिछिया। तो ये जो 4 समुदाय हैं, जो ये जनजातियों का 4 समुदाय हैं, हट्टी, तमिलनाडु की नारी कोरावनन, कुरुम्बी जनजाति और छत्तीसगढ़ की बिछिया, यानी 2 तमिलनाडु के हैं, एक छत्तीसगढ़ की है और एक आपकी हिमाचल प्रदेश की है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इन्हीं 4 को शामिल किया गया है। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है। इस समुदाय ने कस्बों में हाट नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया है। हट्टी। नारी कोरावरन या सियार पकड़ने वाले बोलते हैं इसको, और कुरब्बीकरण यानी पक्षी खाने वाले। तो ध्यान देंगे, नारी कोरावरन क्या है? सियार को पकड़ने वाले और जयकॉल। और कुरब्बीकरण कौन है? तो पक्षी खाने वाले घुमंतु आदिवासी समुदाय हैं। बिछिया क्या है? तो ये उड़ीसा और झारखंड में पाए जाने वाले निर्जाति समुदाय हैं। इन समुदाय में परंपरा, संस्कृति, समृद्धि विरासत देखने को मिलती है। इसे छोड़ दीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि 4 हैं। और थोड़ा सा ये नारी कोरावन क्या है और कुरुविकरण क्या है, ये ध्यान में रखेंगे। सहरिया जनजाति, तो खाद्य पदार्थों की महंगाई ने सहरिया जनजाति को अत्यधिक सुवेद्य बना दिया है।
सहरिया या सहरिया मध्य प्रदेश राज्य में एक निर्जातीय समूह है। तो सहरिया कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह जनजाति कहाँ कहाँ और पाई जाती है? तो राजस्थान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और असम में भी निवास करती है। ये मुंडा भाषा बोलती है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाई भाषा का परिवार से संबंधित भाषा है। ये पहाड़ी ढलानों पर कृषि करते हैं। इन्हें स्लैश एंड बर्न पद्धति का उपयोग करते हैं, यानी कटाई एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। मुख्य फसलों अगर हम देखें इनके, तो वो लौकी रहता है, बाजरा रहता है, ज्वार रहता है और जंगली चावल शामिल होते हैं। संथाल आप सभी को पता है कहाँ की है? तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध इस जाति से है। यह तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति है देश में। ये तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति है। इसकी जो ज़्यादातर आबादी है वो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है। त्यौहार इनका अगर हम देखें तो करम उत्सव है, माघे है, बाबा बोंगा है, सहराई है, एरो है, असरिया है एवं नमः और दिसुमेंद्र है। संथालों ने वर्ष 1855-56 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संथाल विद्रोह किया था। हूल विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह कहते हैं मुंडा विद्रोह को, हूल विद्रोह कहते हैं संथाल विद्रोह को। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका जो नेतृत्व करते थे वो थे सिद्धू और कान्हू। तो ये भी नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओलचिंकी संथालों की अपनी लिपि है। तो ओलचिंकी संथालों की लिपि है और इसको विकसित किसने किया था? डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसको विकसित किया गया था। गुट्टी कोया आदिवासी को अगर हम देखें तो गुट्टी कोया आदिवासियों के एक समूह ने एक वन रेंज अधिकारी की हत्या कर दी, इसलिए चर्चा में रहे हैं। ये एक भारतीय आदिवासी समुदाय है और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। कोया भाषा ये बोलते हैं। कोया भाषा गोंडी से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। तो ऊपर का कौन सा था? तो एशियाई, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा का था और ये किसका है? तो द्रविड़ भाषा का है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। कोया युवा के द्वारा तामाडोरा के नेतृत्व में कोया विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो तामाडोरा विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कोया के नेतृत्व में। कोरकू जनजाति को अगर हम देखें तो कोरकू जनजाति ने झरोखा में कोरकू आदिवासी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया है। झरोखा भारतीय हस्तकला, हथकरघा कला और संस्कृति का संग्रह है। कोरकू कहाँ की जनजाति है? तो ये मध्य प्रदेश की है। यह जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है। सामाजिक संरचना अगर देखें तो इनका समुदाय जो है 4 क्षेत्रों में विभाजित होता है। इसमें प्रत्येक उप क्षेत्र एक जनजाति ग्राम परिषद और शासित है, जिसका प्रमुख पटेल। तो ये सब छोड़ दीजिए, आप तो पता ही है कि मुखिया कौन होगा? पटेल ही होते हैं जो मुखिया कहलाते हैं। एक अधिकार क्षेत्र कई कोरकू गांवों के तहत होता है, कई गांवों तक होता है। इस जनजाति के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। इनकी धार्मिक मान्यताओं पर हिंदू धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये लोग कोरकू भाषा बोलते हैं और यह भाषा भारत में 196 लुप्तप्राय भाषाओं में से एक थे। तो इनकी जो भाषा है ये कोरकू, ये लुप्तप्राय भाषाओं में से एक है। और ये जो इनकी खास बात होती है कि हर एक जनजाति समुदाय के अपने एक कुल देवता होते हैं, लेकिन ये प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें गोंड जनजाति की, तो राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जनजाति की सूची से स्थानांतरित करके संबंधित विधेयक को स्वीकृति दी। यानी ये जो गोंड समुदाय थे, तो 4 जिलों के लोगों को जो कि एसटी में थे उनको अब एसटी में स्थानांतरित कर दिया है। गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सबसे बड़े जनजाति समूह हैं। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी निवास करते हैं। ये ज़्यादातर किसान और प्रकृति पूजक होते, तो ये भी प्रकृति पूजक होते हैं। इन जनजाति के लोग गोंडी भाषा बोलते हैं। ये द्रविड़ भाषा का परिवार है। तो गोंडी और आपका कौन सा? कोरकू, ये द्रविड़ भाषा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों का हम देखें तो चापेकर बंधु का मामला। तो 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रेड और उनकी सैन्य सुरक्षा में तैनात लेफ्टिनेंट आयर्ट्स की हत्या की थी। तो चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? तो WC रेड की और लेफ्टिनेंट आयर्ट्स की। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर को चापेकर बंधुओं के नाम से
जाना जाता है। तो चापेकर बंधु किसको किसको कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। WC रेड की हत्या में शामिल भारतीय क्रांतिकारी थे ये लोग। इस हत्याकांड में महादेव विनायक रानडे की भी उनके सहयोगी थे। मतलब ये जो महादेव विनायक रानडे थे, इन्होंने भी इसकी हत्या में इनका साथ दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह पहला मामला था। तो 1857 के बाद से जो उग्रवादी जो मामला हुआ था भारत में, वो पहला ऐसा मामला था। कौन? ये चापेकर बंधुओं के द्वारा रेड और उसके जो लेफ्टिनेंट आयर्स थे उसकी हत्या करने में। 1896-97 के दौरान पुणे में बुबोनिक प्लेग फैला था। इसे पूना प्लेग भी कहा जाता है। सरकार ने प्लेग के खतरे से निपटने और बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1897 में एक विशेष प्लेग समिति की स्थापना की थी। चार्ल्स वाटर रेड इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं को इन्होंने मार दिया। रेड आयोग के निरंतर उत्पीड़न ने चापेकर बंधुओं और क्रांतिकारी चापेकर क्लब के अन्य सदस्यों को रेड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। चापेकर बंधुओं ने शारीरिक और सैन्य परिश्रम के लिए चापेकर क्लब नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। तो ध्यान देंगे कि चापेकर क्लब का निर्माण भी किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने ही किया था, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है अंदाजा। फिर आपका केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड। तो हाल ही में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इसके निम्नलिखित कार्य होंगे। पहला क्या होगा? पुरातत्व से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना। पुरातत्व अनुसंधान का संचालन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों एवं पुरातात्विक अध्ययन करने वाले अन्य संस्थानों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच संघनित संपर्कों को बढ़ावा देना। तो जितने भी अच्छे कार्य हैं बस ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे कि इनकी जो बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है। ठीक है। धरोहर उपनियम, तो इतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है, तो ऐसे नज़र से निकालेंगे इसको। हाँ, प्रोजेक्ट वाड़ी को देख लीजिए। ये गूगल इंडिया ने इस पहल के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर काम किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण भारत के 773 जिलों में वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नमूने एकत्र करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग मॉडल का निर्माण करना है। तो प्रोजेक्ट वाड़ी ये 700 कितने ज़िले में है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये BPSC भी क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये कह रहा है कि यह AI आधारित भाषा मॉडल होगा जो विविध भारतीय भाषाओं और बोलियों को समझ सकता है। इसे डेटा सेट का संभावित उपयोग स्वास्थ्य, कृषि और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि किससे संबंधित है और किसने शुरू कर रहा है, किसके द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। मुंबई समाचार। तो प्रधानमंत्री ने मुंबई में मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। मुंबई समाचार, जिसे पहले बॉम्बे समाचार कहा जाता था, के बारे में अगर हम देखें तो यह एक गुजराती अखबार है। इसका कार्यालय मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में स्थित है। इसे पहली बार 1822 में प्रकाशित किया गया था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फर्दुनजी मुराजबान ने की थी। यह एक साप्ताहिक संस्करण है। यह मुख्य रूप से समुद्र पार माल की आवाजाही और व्यावसायिक खबरों को प्रकाशित करता था। यह अखबार 200 वर्षों में लगातार प्रकाशित किया जा रहा है, यानी 2 वर्षों से लगातार ये प्रकाशित किया जा रहा है। तो ध्यान देंगे मुंबई समाचार, इसकी स्थापना किसने की थी? तो संस्थापक का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये साप्ताहिक संस्करण है, किस चीज़ के बारे में ये बताता है और लगातार कितने वर्षों से ये प्रकाशित किया जा रहा है, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हुंडी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चालू वित्त वर्ष में हुंडियों 1000 करोड़ की संख्या को पार कर गई है। हुंडी एक तरह के ड्रॉप बॉक्स है जहां उपासक देवी देवताओं के लिए भौतिक भेंट के प्रतीक के रूप में धन डालते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हुंडी का इस्तेमाल पहले व्यापार और ऋण के लिए लेन देन में वित्तीय साधन के रूप में किया जाता। तो हुंडी आपसे पूछा भी है शब्दावली में। मैंने आपको जब शब्दावली का मैं आपको सॉल्व करवा रही थी तो मैं बताई भी थी उसमें, और मैंने बाकायदा क्वेश्चन को लिया भी है। इसका इस्तेमाल विपेशण के साधन, ऋण या व्यापार लेन देन के लिए भी किया जाता था। हरिजन सेवक संघ। तो इसका 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हरिजन सेवक संघ को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग भी कहते हैं और महात्मा गांधी ने
इसके वर्ष 1932 में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए की थी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो अस्पृश्यता को समाप्त करना। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला और सचिव थे अमृतलाल ठक्कर। हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य सत्य और अहिंसक तरीके से हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का उन्मूलन करना था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मैती या मैतेई मायक लिपि ये क्या है? तो मणिपुर के समाचार पत्रों को बंगाली लिपि का उपयोग करने के बजाय ये एक लिपि है। ध्यान देंगे, ये लिपि है। आपसे पूछ लेगा कि मैतेई या मैतेई मायक क्या है, इसका संबंध किससे है? तो यह एक लिपि है। ये एक बंगाली लिपि की जगह मणिपुर के समाचार पत्र में पहले क्या होता था कि बंगाली लिपि को उपयोग करते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब ये मैतेई मायक लिपि जो है इसको यूज करेंगे। साहित्य अकादमी के अनुसार मैतेई मायक लिपि 6वीं शताब्दी से प्रचलित है। इस लिपि का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी तक किया जाता था। 18वीं शताब्दी के मणिपुर पर शासन करने वाले निंगथो पम्हेइबा के आदेश पर मैतेई लिपि में लिखी सभी पुस्तकों को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप यह लिपि बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। तो ध्यान देंगे, इतना ध्यान देंगे कि मैती या मैतेई क्या है? तो यह एक लिपि है। तो इस तरीके से आपका आर्ट एंड कल्चर भी ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशल इशू को। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए क्योंकि यू कैन बी नेक्स्ट। इसको आप ध्यान में रखिए कि अगली बार फ़ोटो आपका लगे यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों का फ़ोटो लगा हुआ है, तो यू कैन बी नेक्स्ट। ठीक है, तो यही सोच करके पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया है और अगली वीडियो में हम देखेंगे सोशल इशू को। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।